नमस्कार। विषय विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इजराइल हमास युद्ध ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। आखिर इस युद्ध का अंत क्या होगा? क्या इजराइल हमास को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा, जिसकी उसने कसम खाई है? या इस युद्ध में गाजा पट्टी, जिसे गाजा स्ट्रिप भी कहते हैं, पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगा? हमास के आतंकी हमले के बाद इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर रॉकेट बरसा रहा है। इससे यह पूरा इलाका एक तरह से मलबे में तब्दील होकर रह गया। गाजा पट्टी पश्चिम एशिया में फिलिस्तीन का वही इलाका है जिस पर आतंकी संगठन हमास का शासन है, और इसी हमास ने आतंकी हमले को अंजाम देते हुए हजारों निर्दोष इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी, जिसके बाद से इजराइल और हमास के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन का अपना अपना इतिहास रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कटु रिश्तों का। इस रिश्ते को बिगाड़ने में एक महत्वपूर्ण कारण गाजा पट्टी का वह इलाका भी है जिसे लेकर काफी लंबे वक्त से दोनों के बीच विवाद चलता आ रहा है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम उसी गाजा पट्टी के इतिहास और उससे जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यह जानने की कोशिश करेंगे कि इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर से घिरा यह छोटा सा इलाका आखिर दुनिया का सबसे ज्यादा विवादित और हिंसाग्रस्त क्षेत्र क्यों और कैसे बन गया। आखिर गाजा में कौन लोग रहते हैं और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में उनकी क्या भूमिका है। इसके साथ ही जानेंगे उस आतंकी संगठन हमास के बारे में जिसने 2007 में गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में ले लिया और जो इजराइल के अस्तित्व को मानने से ही इनकार करता है। आखिर वो कौन लोग हैं जो हमास को चलाते हैं, जिसने इजराइल के नाक में दम कर रखा है। पश्चिम एशिया में इजराइल और मिस्र के बीच 45 किलोमीटर लंबा और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा एक तटीय मैदान जैसा इलाका है जो उत्तर और पूर्व में इजराइल से जुड़ा है, जबकि दक्षिण में यह मिस्र से सटा है। वहीं इसका पश्चिमी इलाका भूमध्य सागर के पूर्वी तट से लगा है। भूमध्य सागर की तरफ इसकी जलीय सीमा को इजराइल ही नियंत्रित करता है। इस तरह इस इलाके के तीन ओर इजराइल का कब्जा है। यही वह इलाका है जो गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। चूंकि आकार में यह इलाका एक लंबी पट्टी जैसा है, इसलिए इसे गाजा पट्टी भी कहते हैं। गाजा पट्टी कोई भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक इकाई है। गाजा पट्टी का नाम इसके प्रमुख शहर गाजा के नाम पर पड़ा। इस गाजा पट्टी में करीब 20 लाख से ज्यादा लोग निवास करते हैं, जिनमें से करीब 5 लाख लोग गाजा शहर में रहते हैं। इनमें से ज्यादातर फिलिस्तीनी मूल के अरब लोग हैं, जबकि थोड़े से फिलिस्तीनी ईसाई भी हैं। गाजा पट्टी दुनिया की तीसरी सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, जो वेस्ट बैंक के साथ साथ 2 फिलिस्तीनी क्षेत्रों में से एक है। 2007 से यह क्षेत्र राजनीतिक और उग्रवादी समूह हमास द्वारा शासित है। यूरोपीय संघ, अमेरिका और कुछ अरब देशों ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। वर्तमान में इजराइल और मिस्र ने मिलकर गाजा पट्टी की चारों तरफ से नाकेबंदी कर रखी है। गाजा पट्टी की स्थितियों के कारण मानवाधिकार संगठनों ने इसे खुली जेल का नाम दिया है। इस इलाके में बेरोजगारी दर 46% से ज्यादा है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। गाजा पट्टी मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यहाँ की 80% आबादी का काम अंतर्राष्ट्रीय सहायता से ही चलता है। गाजा को नियमित बिजली की सप्लाई तक नहीं मिल पाती है और इसके लिए यह पूरी तरह से इजराइल पर निर्भर है। इसके साथ ही दवाइयों और खाद्य पदार्थों के लिए भी यह अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर ही निर्भर है। गाजा में बसावट का इतिहास करीब 5000 साल पुराना है, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक बनाता है। उत्तरी अफ्रीका और लेवांत प्रदेश, जिसमें लेबनान, जॉर्डन, फिलिस्तीन, साइप्रस और दक्षिण तुर्की के कुछ भाग को माना जाता है, इनके बीच भूमध्य सागर के तटीय मार्ग पर स्थित गाजा प्राचीन काल में दक्षिणी फिलिस्तीन के प्रमुख प्रवेश द्वार और लाल सागर को पार कर यूरोप तक जाने वाले मसाला व्यापार के मार्ग पर एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में काम करता था। इतिहास के लंबे कालखंड तक गाजा पर कई अलग अलग लोगों और साम्राज्यों का वर्चस्व रहा। इनमें प्राचीन मेसोपोटामिया का असीरिया साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, बैजेंटाइन साम्राज्य, मुस्लिम, अरब और मिस्र का शासन प्रमुख रूप से रहा। वहीं 16वीं सदी की शुरुआत में गाजा को ऑटोमन साम्राज्य ने जीत लिया और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक यह ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा रहा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में जब अंग्रेजों ने गाजा की लड़ाई में ऑटोमन साम्राज्य को हरा दिया, तब लीग ऑफ नेशन ने ऑटोमन के क्षेत्रों को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में बांटकर
अर्ध औपनिवेशिक यानी क्वासी कॉलोनियल अथॉरिटी प्रदान कर दिया। इस तरह 1922 में फिलिस्तीन ब्रिटिश मैंडेट का हिस्सा बन गया, जिसमें गाजा भी शामिल था। इसके बाद 1922 से 47 तक यह ब्रिटिश मैंडेट का हिस्सा बना रहा। ब्रिटिश मैंडेट समाप्त होने से पहले नवंबर 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांट दिया। इसके तहत यहूदियों को एक स्वतंत्र इजराइल राज्य और गाजा और उसके आसपास के क्षेत्र फिलिस्तीनी अरबों को देने का प्रावधान किया गया, जबकि यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित किया गया। फिलिस्तीनी क्षेत्र पर ब्रिटिश मैंडेट 15 मई 1948 को समाप्त हो गया, लेकिन अरब देशों ने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को नकारते हुए उसी दिन इजराइल पर हमला कर दिया। इसका कारण यह था कि 14 मई 1948 को जब इजराइल की स्थापना की घोषणा की गई तो अरब देशों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। अरब देशों के आक्रमण के साथ ही पहला अरब इजराइल युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध के दौरान मिस्र की सेना गाजा में प्रवेश कर उस पर कब्जा कर लिया। भारी लड़ाई के बीच 1948 के अंत तक फिलिस्तीनियों के कब्जे वाले शहर के आसपास के क्षेत्र करीब 25 किलोमीटर लंबे और 6 से 8 किलोमीटर चौड़े इलाके की एक पट्टी में सिमट कर रह गया, और इसके बाद से यह क्षेत्र गाजा पट्टी के नाम से जाने लगा। बस यहीं से शुरुआत होती है इस गाजा पट्टी के इतिहास की। जब प्रथम अरब इजराइल युद्ध समाप्त होने के कगार पर पहुंचा, तब 24 फरवरी 1949 को मिस्र और इजराइल ने आर्मिस्टिक एग्रीमेंट के तहत मिस्र द्वारा कब्जाए गए गाजा पट्टी और इजराइल के बीच एक सीमा रेखा निर्धारित कर दी और इसे नाम दिया आर्मिस्टिक लाइन। हालांकि दोनों ने यह घोषणा किया कि इसे वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं मानेंगे, लेकिन आज भी गाजा पट्टी और इजराइल को यही सीमा रेखा बांटती है। इस युद्ध में जॉर्डन ने पूर्वी यरूशलेम के हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसे वेस्ट बैंक से नाम से जाना जाने लगा। प्रथम अरब इजराइल युद्ध के दौरान इजराइल के आक्रमण से बचने के लिए फिलिस्तीन के इलाके में पड़ने वाले गाजा शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों से करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इनमें से ज्यादातर फिलिस्तीनियों ने भागकर गाजा पट्टी के इलाके में शरण ली। इस तरह गाजा पट्टी में रहने वाले ज्यादातर लोग फिलिस्तीनी हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो वहां के मूल निवासी हैं, और साथ ही वे भी जो शरणार्थी हैं, जो 1948 में इजराइल के गठन और इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध के बाद वहां से भागकर गाजा पट्टी चले आए। चूंकि प्रथम अरब इजराइल युद्ध के दौरान मिस्र ने गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया था, इसलिए इसके बाद 1949 से 1956 और 1957 से 1967 तक गाजा पट्टी मिस्र के सैन्य शासन के अधीन रहा। हालांकि मिस्र ने इस क्षेत्र को अपना हिस्सा नहीं माना और फिलिस्तीनियों को अपने देश में प्रवेश की अनुमति भी नहीं दी। वहीं इजराइल ने भी उन्हें अपने घर लौटने की अनुमति नहीं दी। इस तरह फिलिस्तीनी लोग अपने ही घर में शरणार्थी बनकर रह गए। जब 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच 6 डे वार हुआ, तब इजराइल ने गाजा पट्टी का वह इलाका मिस्र से जीत लिया और अगले 25 सालों तक गाजा पट्टी इजराइल के नियंत्रण में रहा। इसी बीच दिसंबर 1987 में इजराइल के कब्जे वाले गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों और इजरायली सैनिकों के बीच दंगा और हिंसा झड़प शुरू हो गई, जिसे इंतिफादा के रूप में जाना जाता है। इंतिफादा का अर्थ आमतौर पर बगावत या विद्रोह मान लिया जाता है, लेकिन अरबी भाषा में इसका अर्थ उथल पुथल या फिर किसी से छुटकारा पाना होता है। यह पहला इंतिफादा 1987 में शुरू हुआ और अगले 6 सालों तक चलता रहा। इस दौरान आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस के खिलाफ पत्थरों का युद्ध शुरू हो गया, जिसमें इजरायली सैनिकों पर फिलिस्तीनी पत्थर से हमला करते थे। इस पहले इंतिफादा के दौरान ही मार्च 1993 में इजराइल ने गाजा को बाहरी दुनिया के लिए बंद कर दिया। तब से यह बंद पूर्ण या आंशिक रूप से अब तक प्रभावी बना हुआ है। पहले इंतिफादा का अंत 1993 में हुआ, जब पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता यासिर अराफात और इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री इत्तेजाक रोबिन ने अमेरिका की मध्यस्थता में 1993 में ओस्लो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत 10 सितंबर 1993 को पीएलओ ने इजराइल को मान्यता प्रदान की। बदले में इजराइल ने भी पीएलओ को फिलिस्तीन का आधिकारिक प्रतिनिधि माना।
ओस्लो समझौते के तहत फिलिस्तीन के प्रशासन के लिए एक अस्थायी अथॉरिटी बनी, जिसे फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी पीए का नाम दिया गया। इस समझौते के तहत वेस्ट बैंक के इलाके को ए, बी और सी 3 कैटेगरी में बांटा गया। इसके तहत गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों में सीमित फिलिस्तीनी स्वशासन की स्थापना की बात भी कही गई थी। इस समझौते के 5 साल बाद एक फाइनल समझौता होना था, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि हमास, जिसकी स्थापना 1987 में मिस्र और फिलिस्तीन के आतंकी संगठनों ने मिलकर किया था और जिसका उद्देश्य इजराइल के अस्तित्व को नकार कर इस क्षेत्र में इस्लामिक शासन की स्थापना करनी है, उसने और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आतंकी संगठनों ने इजराइल के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया और उसे एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार नहीं किया। और इस तरह ओस्लो समझौता के तहत इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो शांति का एक रास्ता खुला था, वह आगे चलकर कामयाब नहीं हो पाया। ओस्लो समझौते के बाद इजराइल द्वारा हस्तांतरित गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में यासिर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार गठित हुई। लेकिन अराफात के शासनकाल में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक की आर्थिक स्थिति पहले से ज्यादा खराब हो गई। साथ ही प्रशासन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैल गया। इससे फिलिस्तीनी लोगों के बीच फिलिस्तीन अथॉरिटी की लोकप्रियता काफी कम हो गई। इस स्थिति का पूरा फायदा इस्लामिक जिहाद और हमास जैसे आतंकवादी गुटों ने उठाया और गाजा पट्टी में एक बार फिर हिंसा की घटनाएं आम हो गई। इन हिंसा और हमलों के परिणाम स्वरूप सन 2000 में दूसरा इंतिफादा शुरू हो गया, जो पहले से कहीं ज्यादा खूनी और आतंकी था। दूसरा इंतिफादा अगले 4 सालों तक चला। इस दौरान फिलिस्तीनियों द्वारा फिदाइन हमले, बम विस्फोट और गोलीबारी की घटनाएं काफी बढ़ गई। इसके साथ ही इजरायली हवाई हमले, नो फ्लाई जोन और कर्फ्यू का एक दौर भी चल पड़ा। इस लड़ाई को समाप्त करने के प्रयास में तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री एरियल सोरेन ने 2003 के अंत में एक योजना की घोषणा की, जो गाजा पट्टी से इजरायली सैनिकों और वहां बसे इजरायली लोगों को वापस लाने पर केंद्रित थी। इस घोषणा पर अमल करते हुए सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी के इलाके को खाली कर दिया और उसका नियंत्रण पीए यानी फिलिस्तीन अथॉरिटी को दे दिया। हालांकि इजराइल ने अपनी सीमाओं और हवाई क्षेत्रों में गश्त को जारी रखा। इन सब के बीच 2006 में फिलिस्तीन में संसदीय चुनाव हुआ। इस चुनाव में हमास ने फतह पार्टी को, जो 1950 के दशक में अपनी स्थापना के बाद से फिलिस्तीनी राजनीति पर हावी था, उसे हरा दिया। हमास की जीत के बाद इजराइल, अमेरिका, रूस, पश्चिमी यूरोपीय देश और संयुक्त राष्ट्र ने उससे पूर्व में किए गए सभी समझौते को मानने के लिए कहा, लेकिन हमास ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया। हमास ने यह घोषणा की कि वह इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने हमास को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन की सूची में डाल दिया। वहीं 2006 में चुनाव जीतने के बाद हमास और फतह पार्टी के बीच हिंसक झड़प भी शुरू हो गई। दोनों के बीच की लड़ाई दिनों दिन बढ़ती चली गई और 2007 में फतह और हमास के बीच बनी अल्पकालिक गठबंधन सरकार खत्म हो गई। इसके बाद वेस्ट बैंक पर फतह ने अधिकार कर लिया और गाजा पट्टी हमास के नियंत्रण में चला गया। इसके साथ ही गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी अथॉरिटी का शासन भी समाप्त हो गया। इस घटना ने फिलिस्तीन इजराइल के भविष्य के संबंधों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। हमास की हरकतों को देखते हुए 2007 में इजराइल ने गाजा पट्टी को दुश्मन क्षेत्र घोषित कर दिया और गाजा पर कई प्रतिबंध लगा दिए, जिनमें बिजली कटौती, आयात पर प्रतिबंध और सीमा को बंद करना शामिल था। वहीं सत्ता में आने के बाद हमास ने इजराइल के अस्तित्व को नकारते हुए उसके खिलाफ लगातार हमले करने शुरू कर दिए। हमास ने दिसंबर 2008 में ही
इजराइल पर रॉकेट से हमला कर दिया, जिसके चलते दोनों के बीच एक नए संघर्ष की शुरुआत हो गई। तमाम कोशिशों के बावजूद हमास अपने गठन के बाद से ही इजराइल पर लगातार हमले करता आ रहा। इसके परिणाम स्वरूप 2008-9 में, 2012 में, 2014 में, 2018 में और 2021 में इजराइल और हमास के बीच 5 बड़े सैन्य संघर्ष हुए, जिनमें हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई। हमास ने अपने नापाक इरादों को जाहिर करते हुए 7 अक्टूबर 2023 को एक बार फिर से इजराइल पर जल, थल और नभ के जरिए हमला कर दिया। हमास के इस हमले ने इजराइल समेत पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। हमास के इस आतंकी हमले में 1,500 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो गई। साथ ही हमास ने करीब 200 इजरायली नागरिकों को बंधक भी बना लिया। इस हमले से भड़के इजराइल ने गाजा पट्टी की संपूर्ण नाकेबंदी करते हुए अगले ही दिन हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इजराइल ने 1973 में योम किप्पुर युद्ध के बाद पहली बार युद्ध की घोषणा करते हुए गाजा पट्टी पर हमला बोल दिया। इजरायली सेना के हमले में गाजा पट्टी के भी हजारों नागरिक मारे गए और भीषण तबाही हुई। दरअसल मध्य पूर्व में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे इस खूनी संघर्ष का कोई अंत नहीं दिख रहा। जब तक हमास जैसे आतंकी संगठन बने रहेंगे और दोनों तरफ से निर्दोष लोगों की हत्याएं होती रहेंगी, तब तक इसका कोई समाधान निकल पाना काफी मुश्किल है। इसके लिए जरूरी है कि अरब देश इजराइल के अस्तित्व को पूरी तरह स्वीकार करें और अपनी जमीन आतंकी गतिविधियों के लिए आतंकी संगठनों को उपलब्ध नहीं कराएं। साथ ही ऐसे आतंकी संगठनों को कठोरता से दबाने की कोशिश भी करें। अगर आपको यह प्रोग्राम और इसके कंटेंट पसंद आए हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार एक अन्य विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।